प्रॉब्लम होती है कि एक ही बंदा एक ही रिकॉर्ड को या एक ही किस्म के डाटा को मल्टीपल यूजर जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं। तो a modern database system is a complex software system whose task is to manage a large complex collection of data, and database touch all aspects of our life. तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी थी, तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स जो है वो देखते हैं। इसमें अगर आप देखें जो मोस्ट रिसेंट जो एप्लीकेशन है वो ये है कि मल्टीमीडिया डेटाबेस है। आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि ये मल्टीमीडिया डेटाबेस कौन सा है, कोई एक एग्जांपल दें। बहुत कॉमन है और आप लोग उससे काफ़ी फेमिलियर भी हैं। बिहार में इस वक्त भी कोई ना कोई जो है ना उसको यूज़ कर रहा होगा। जी, मल्टीमीडिया डेटाबेस की कोई एग्जांपल। सर इसको मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। यूट्यूब जो है ये आपका एक मल्टीमीडिया डेटाबेस है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं। बेसिकली ये क्योंकि वक्त के साथ साथ जो है वो इस तरह से हो रहा है कि वो हमारे पास ये पूरा एक सिस्टम है, जीआईएस सिस्टम्स होते हैं। सेटेलाइट की मदद से हम नेविगेशन जो है जो जो भी नॉर्मली आजकल जितनी भी प्लेन्स में, कार्स में और जो शिप्स वगैरह में जो भी नेविगेशन हो रही है वो सारी इसके जीआईएस सिस्टम्स के थ्रू होती है। बायोलॉजिकल एंड जीनोम डेटाबेस ये बेसिकली इस पर्पस के लिए है कि इसकी वजह से जो है वो स्टडी एक तो ये किया जा रहा है कि ये सारे सारे एक्सपेक्ट को कवर करते हैं। ये जो बायोलॉजिकल डेटाबेस है इसमें ह्यूमन भी हैं, एनिमल भी हैं और प्लांट्स भी हैं। ये सारे जो है वो शामिल हैं इसमें। और इसके अलावा डेटा वेयर हाउसेज हैं। डेटा वेयर हाउसेज इसको आप ये कह सकते हैं कि दीज आर एक्चुअली लार्ज लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटाज। तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको डेटा वेयर हाउसेज जो है वो हम उसको कह देते हैं। तो इसमें इसमें क्या होता है कि इसमें बल्क सर्वर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं और उनको कंटिन्यूसली एक्सपैंड जो है वो कर रहे होते हैं। एक टर्म आपने शायद जो है ना वो सुनी होगी जिसको हम कहते हैं बिग डेटा। बिग डेटा एक्चुअली क्या है कि अगर आप देखें जैसे कि ये सोशल मीडिया पे जिस तरह से जो डाटा जो अपलोड हो रहा है, फेसबुक ट्विटर या ये जो इस तरह की जो एप्स हैं, तो हर सेकंड में जो है, हर मिनट में जो है वो आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो डाटा है वो इंटरनेट पे अपलोड हो रहा है। वो जाहिर बात है वो कहीं ना कहीं जो है वो सेव हो रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े सर्वर फॉर्म्स हैं वहाँ पे उनको स्टोर करते हैं। तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं, तो उनको हम क्या कह देते हैं वो सारी जो है इसके अंदर जो है वो कवर होते हैं, जिनको डाटा वेयर हाउसिंग कहते हैं। इसी तरह से वो मोबाइल डेटाबेसेस हैं, रियल रियल टाइम एंड एक्टिव डेटाबेसेस हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन हैं जो कि रिसेंटली ये ज़्यादा इमर्ज हुई हैं। जो बहुत एक जो क्लास हम इनिशियली जो है ना वो हम एक ऐसा व्यू देखेंगे जो कि जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत ही क्लासिकल किस्म का व्यू है। अभी जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने एक डिस्कस किया था कि फर्स्ट करें कि एक स्टूडेंट है वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उसके डाटा को हमने जिस तरह से मेंटेन करना है, इसकी कुछ एग्जांपल अभी हम लेटर जाके इसको भी जो है वो हम देखेंगे। ये जो मोस्टली डिफरेंट टाइप के डेटाबेस हैं ये रिसेंटली यानी कि इंटरनेट जब जब से इंटरनेट का यूज़ ज़्यादा हुआ है उसके बाद से जो है वो ये ज़्यादा इनका जो है वो ज़्यादा ये उस वक्त से जो है ये ज़्यादा यूज़ होना शुरू है। तो ये सारा आप देख लें कि दीज आर मोस्ट मोस्ट रिसेंट एप्लीकेशन जो कि आपको जो हमें और इनमें अक्सर के साथ जो है वो हमारा किसी न किसी तरीके से जो है वो वास्ता पड़ता रहता है। जैसे ये मोबाइल डेटाबेसेस हैं, मोबाइल जो एप्लीकेशन है या मोबाइल वगैरह पे जो भी मतलब हमारी मोबाइल डिवाइसेस पे जो भी काम कर रहे हैं, तो वो हम इसके उसको वो इस कैटेगरी के अंदर जो है वो होते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा क्या है कि एक और चीज़ जो है वो अभी भी मैं पिछली स्लाइड में भी बात कर रहा था कि सोशल नेटवर्क स्टार्टेड capturing a lot of information about people and about communication among people. People post tweets, post photos, videos in systems such as Facebook, Twitter, LinkedIn, वगैरह, LinkedIn, etc. All of above constitute data. Search engine Google, Bing, Yahoo collect their own repository of web pages for सर्चिंग पर्पजेज। तो इनके अपने अपने जो है वो आप कह लें कि इनका तरीक़ेकार है
कि ये वेब पेजेस को किस तरह से जो है वो इनको स्टोर, तो ये भी बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये भी दीज आर आल्सो लार्ज डेटाबेसेस। तो इनमें जैसे गूगल है, वो गूगल में क्या करते हैं कि जैसे ही आप कोई भी वेब पेज क्रिएट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली गूगल के डेटाबेस में इंडेक्स हो जाता है। और फिर उसके बाद जब आप सर्च करते हैं तो फिर वो, अगर वो सर्च उस टर्म के साथ वो मैच करता है तो फिर वो पेज या जो भी है वो आपको, आप उसको एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। तकरीबन इसी तरह से बिंग और याहू भी जो है वो काम करते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो लोग जो है गूगल को यूज़ करते हैं, क्योंकि इस हाईली रिलायबल, और दूसरा ये है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत बेहतर है। तो ये सर्च इंजन भी बेसिकली क्या है, दीज आर लार्ज डेटाबेसेस, ये भी बहुत बड़े बड़े जो है वो डेटाबेसेस हैं। और अगर आप ये भी आप देखें तो ये जो फेसबुक ट्विटर वगैरह है भी, ये भी एक तरह से इसको भी आप कह सकते हैं दीज आर आल्सो डेटाबेस एप्लीकेशन, इसको आप कह सकते हैं। अच्छा, न्यू टेक्नोलॉजीज आर emerging from the so-called NoSQL known database software vendors to manage vast amounts of data generated on the web। तो ये नो सीक्वल एक अगर आप इसको देखें तो अ, ये एक रिसेंटली कॉन्सेप्ट जो है ना वो इमर्ज हुआ है। असल में ये है कि जो ये जो हम रिलेशनल डेटाबेस अप्रोच हम डिस्कस करते हैं, इसमें भी कुछ इश्यूज हैं। ये नहीं है कि ये बिल्कुल परफेक्ट अप्रोच है, कुछ ना कुछ इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं। तो उसको जो है वो उसको उसके लिए उन्होंने फिर एक अल्टरनेटिव अप्रोच है कि आप जो है वो डेटाबेस यूज़ ना करें। उसकी अल्टरनेट जो कुछ लोगों ने जो है वो आप कह लें कि जो अप्रोचेज है उन्होंने प्रपोज की है। जैसे अभी मैं आपको बात कर रहा था जी, बिग डाटा है। तो बिग डाटा एक्चुअली क्या है कि ये आप कह लें कि इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज डेटाबेस। लेकिन ये है कि ये डेटाबेस एक जगह पे जो है वो नहीं होता। ये डेटाबेस जो है ये एक्चुअली ये किस तरह से होता है कि इसको आप कह सकते हैं कि एक इसमें हम अभी तो नहीं, थोड़ा सा आगे चल के जो है उसको डिस्कस करेंगे। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, हम उसको कहते हैं। क्योंकि अभी जो हम जो अभी डिस्कस करेंगे, इनिशियली जो हम डिस्कस करेंगे वो हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि हम उसको कहेंगे कि सेंट्रलाइज डेटाबेस है। सेंट्रलाइज डेटाबेस का मतलब है कि सारे का सारा डाटा जो है वो आपका एक कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है, और उसको जो है ना वो आप नॉर्मली क्या कह देते हैं, आप उसको डीबी सर्वर जो है वो कह देते हैं। तो ये आप कह लें कि उसको जो है ना वो अगर आप उसको उसको जो है ना ये इसमें जो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसमें ये है कि ये सारे का सारा जो आपका डाटा है वो इस एक कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है। और जिसने भी डाटा एक्सेस करना है और वो उसने इसमें क्लाइंट्स होंगे, इसके साथ डिफरेंट क्लाइंट्स हैं वो अटैच होंगे, और जिसने भी डाटा एक्सेस करना है उसने इसी कंप्यूटर से करना है। लेकिन अगर आप अज्यूम करें कि देयर आर मोर देन वन कंप्यूटर्स, और ये कंप्यूटर्स जो हैं फर्दर एक दूसरे के साथ जो है कनेक्टेड हैं, और हर एक पे जो है वो कुछ ना कुछ डाटा जो है वो पड़ा हुआ है, तो इसको हम कह देते हैं दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। दिस इज नॉट अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। तो इसके भी जो है वो बहुत ज़्यादा इसको आप कह सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स हैं। इसमें ये हो सकता है कि फर्ज करें अगर आपका एक सर्वर जो है वो किसी वजह से काम नहीं कर रहा, तो अल्टरनेटली दूसरे सर्वर से आप डाटा एक्सेस कर सकते हैं। फिर ये कि आपको एक ही बहुत बड़ा सर्वर रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डाटा आप इस पर रखें, थोड़ा सा इस पर रखें, और थोड़ा सा इस पर रखें। और अगर इसमें मोस्टली जो है अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से यूज़ करें, अदरवाइज आप इधर से या इधर से भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो मैं दे सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि एक बैंक है और वो डिफरेंट सिटीज़ में जो है वो ऑपरेट कर रहा है। लाहौर में कर रहा है, फर्स्ट करें दिस इज़ लाहौर, दिस इज़ कराची एंड दिस इज़ इस्लामाबाद। तो अब उसमें क्या है कि उसका जो लाहौर का सारा डाटा है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, कराची का इस कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है, और इस्लामाबाद का इस कंप्यूटर पे पड़ा हुआ है। तो अब क्या होता है कि जो मोस्टली जो लोग हैं वो जो डाटा एक्सेस करते हैं, लाहौर के लोग जो हैं उनका डाटा जो कि यहीं पे पड़ा हुआ है, तो इसलिए जो है वो ज़्यादातर जो है वो इसी यहीं पे जो है उसको उसको स्टोर किया जाता है। बहुत कम इस तरह से होगा कि कोई लाहौर से कोई ट्रैवल करके कराची जाए और वहाँ पर जाके बैंक का सिस्टम जो है वो यूज़ करे। उस सूरत में क्या होगा कि वो बैंक का सिस्टम जो है वो उसका डाटा यहाँ से जो है एक्सेस करेगा, तो एक्चुअल उसका जहाँ पे जो है वो स्टोर है। तो इस तरह से वो जो बैंक्स हैं वो अपनी कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं।
इस तरह से, बजाय ये कि सारा जो है ना वो कम्युनिकेशन का लोड और डाटा हैंडलिंग का लोड जो है वो एक कंप्यूटर पर डालने के, वो मल्टीपल कंप्यूटर्स यूज़ करके अपनी कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हमने जो है ना वो एक और चीज़ पे बात करनी है जिसको कि हम कहते हैं दैट नो मींस सीक्वल। ये जो डाटा स्टोरेज की फॉर्म है ये डिसेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोरेज होता है ये। हाँ, ये डिसेंट्रलाइज इसको हम कहते थे, दिस इज नो सेंट्रलाइज, दिस इज डिसेंट्रलाइज। डिस्ट्रीब्यूटेड हम कहते थे ना उसको, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। ओके, तो आजकल मतलब कॉमन भी शायद यही होता होगा डिसेंट्रलाइज्ड जो क्लाउड ये स्टोरेज होता है बहुत, वो। ये हाँ जी, ये काफ़ी कॉमन है, दिस इज क्वाइट कॉमन। अब ख़ास तौर पे जो लार्ज इंटरप्राइजेज हैं, अगर आप इवन बैंक्स का, मोस्टली बैंक्स का अगर आप देखें तो उनका किसी का भी जो है इस तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम अब नहीं है। ये सेंट्रलाइज सिस्टम जो है ना ये बहुत ही, चूंकि उसकी उसकी कॉस्ट उसकी बहुत जो है ना वो ज़्यादा है, और ये सिर्फ गिनी चुनी एप्लीकेशन है कि जहाँ पे अभी भी सेंट्रलाइज डेटाबेस यूज़ किया जा रहा है। उसकी एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो वो जिस तरह से हमने एक बात की थी कि नादरा का जो डेटाबेस है दैट इज सेंट्रलाइज्ड, ऐसा अभी तक उसको आप कह सकते हैं कि प्योरली सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। उसकी महल में जो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसके लिए बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी जो है वो चाहिए। तो इस वजह से जो है ना वो इतना रिस्क नहीं ले सकते कि इसको डिसेंट्रलाइज करें। तो हर जगह पे फिर आप जैसे अगर आप फाइव एक एक फेडरल कैपिटल है और फाइव जो है, फोर जो है प्रोविंशियल कैपिटल है, तो हर प्रोविंशियल कैपिटल में जो है वो आप एक एक रखें वहाँ पे सिस्टम रखें, और फिर उसकी सिक्योरिटी भी मैनेज करें। तो उसकी बजाय उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने एक ही सिस्टम रख के इस्लामाबाद के अंदर जो है वहाँ पे सिस्टम रखे, तो उसी को उन्होंने सिक्योर किया हुआ है। तो लेकिन इस तरह की अब जो एप्लीकेशन है ना वो गिनी चुनी है, ये इतनी इतनी जो है ना वो ज़्यादा नहीं है। मोस्टली जो है वो अगर आप देखेंगे, ये बैंक्स वगैरह जो है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को फिर ये होता है कि उन्होंने अपनी कॉस्ट कटिंग करनी होती है। तो अगर वो इस तरह से कर सकते हैं कि थोड़ी सी सिक्योरिटी है, थोड़ा सा इस तरह इसको कंप्रोमाइज़ करके, वैसे इतना कोई इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड में भी कोई इतना सिक्योरिटी का कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है कि सिस्टम जो है ये भी काफ़ी सिक्योर सिस्टम जो होते हैं। ये नहीं होता कि बाहर कहीं रोड पे पड़े होते हैं, दीज आर आल्सो विद सिक्योर सिस्टम। तो इस वजह से जो है वो अपना जो है आप इसे कह लें कि काफ़ी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, कि अगर बजाय ये कि वो एक ही बड़ा कंप्यूटर, एक ही सर्वर पे सारा डाटा स्टोर करें, फिर ज़रा कम्युनिकेशन का लोड भी उस पर डालें, तो उससे वो काफ़ी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बच सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड डाटा जो है उसको तो ब्रीच करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा ना, क्योंकि डाटा एक ही जगह पे नहीं पड़ा हुआ, मल्टीपल सर्वर से पड़ा हुआ है। तो अगर कोई एक सर्वर अटैक होता है तो बाकी सर्वर सेव रहेंगे, डाटा बाकी सर्वर पे तो सेम रहेगा ना। हाँ जी, वो उसमें ये होता है कि आप रेप्लिकेशन कर सकते हैं, आप उसकी डाटा की रेप्लिकेशन कर सकते हैं। जैसे अगर एक ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपना डाटा डिफरेंट लोकेशंस पे उसको जो है वो सेव कर रही है, तो वो अब ये कर सकते हैं कि उसको अपना डाटा जो है उसको उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे बैकअप करना होता है तो बैकअप कर सकते हैं, लाहौर का डाटा जो कराची में बैकअप हो सकता है, कराची का जो है वो इस्लामाबाद में हो सकता है। तो इस तरह से बैकअप कर सकते हैं, अगर इन केस के कोई एक सर्वर जो है वो ख़राब होता है तो बाकी बाकी जो सर्वर्स हैं वो तो काम कर रहे होंगे ना, तो वो जो उनकी जो सारा लोड है वो वहाँ पे जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। उसमें जाहिर सी बात है कि इश्यूज तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, काफ़ी इश्यूज जो हैं वो एक हो जाते हैं। फर्ज करें कि एक बंदा है तो वो लाहौर से ट्रैवल करके कराची जाता है, और अब जो है ना उसमें क्या है कि उसका जो प्राइमरी डाटा जो है वो लाहौर में मेंटेन हो रहा था, अब यहाँ पे आता है तो अब जिस तरह से आजकल का एक आप कहने के सिनेरियो है कि आप इंटरनेट के जरिए भी, आप जो मोबाइल ऐप्स हैं उसके जरिए भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एटीएम के जरिए भी कर सकते हैं। तो मैंने एक आई थिंक शायद आप ही क्लास में ये एग्जांपल डिस्कस की थी, नहीं मेरे ख्याल में दूसरी बीएस की क्लास थी उसमें मैंने डिस्कस की थी। क्या फ़र्ज़ करें कि एक पर्सन जो है वो एक ही टाइम में दो दो तरह से ट्रांजैक्शन कर रहा है, कि एटीएम से भी कर रहा है और ऐप के ज़रिए भी, जो मोबाइल ऐप है उसके ज़रिए भी कर रहा है। तो अब इसको किस तरह से जो है वो हैंडल किया जाएगा? तो ये कंकरेंसी इश्यूज़ आ जाते हैं कि अगर कंकरेंट ट्रांजैक्शंस हो रही है तो उसको किस तरह से जो है वो उसको उसको जो है ना वो मैनेज करना है, और ख़ास तौर पे इस सूरत में कि जब डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो ये फिर इश्यूज़ जो है ना ये फिर ज़्यादा सवेयर जो है वो हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम ये जो है ना वो हम बात कर रहे हैं नो सीक्वल की। तो ये नो सीक्वल एक्चुअली जो है, ये जो हमने जो डिस्कस करना है, इसको आप कह सकते हैं कि सीक्वल डेटाबेसेस हम कह सकते हैं इसे। नो सीक्वल इसके इसके अल्टरनेट अप्रोच है एक। तो इसमें इसमें क्या है कि क्योंकि ये जो सीक्वल सीक्वल बेस्ड जो डेटाबेसेस थे वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मतलब पॉपुलर हो गए,
और डिफरेंट जो बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज हैं, टेक जाइंट्स हैं, उन्होंने भी, जैसे ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो इन्होंने भी जो है ना वो रिलेशनल डेटाबेस जो है वो बनाना शुरू कर दिए। तो उससे ये एक इम्प्रेशन हुआ कि ये कंपनीज जो है ना अपनी हेजेमनी बना रही हैं एक तरह से। जिस तरह से इनका जो लार्ज इंटरप्राइजेज हैं, इनकी एक होती है कि ये इम्पोज करती हैं कोई कोई मतलब जो चीज़ उनको सूट करती है, कोई प्रोडक्ट इनको ये बनाती है, तो उसको फिर इम्पोज करती हैं ये, यदि इसको आप यूज़ करें। अब उसमें जो है वो जाहिर सी बात है कि उसमें फिर क्या इशू होगा कि इसके अंदर क्या इशू आ जाता है कि अब ये नहीं है कि जो रिलेशनल डेटाबेसेस है या रिलेशनल अप्रोच जो है ये 100% परफेक्ट है। इसमें भी जाहिर बात है कि इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज अभी हम आगे चल के भी हम साथ साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें फिर ये है कि उसका एक जो है ना वो एक अल्टरनेट दिया गया और वो है नो सीक्वल। तो जिस तरह से ये रिलेशन डेटाबेस है, तो ये उसका उसका कह लें कि इसका जो है ना वो आप कह सकते हैं कि उसका एक अपोजिट है उसका। यू कैन से कि वो एक अल्टरनेट अप्रोच है। जाहिर सी बात है कि उसमें जो है ना कुछ जो है ना वो चीज़ें जो है वो होती हैं। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है वो, एक तो चीज़ ये है कि ये रिलेशनल है, और दूसरे जो नो सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं ये नॉन रिलेशनल जो है वो होते हैं। और जो ये इसके अंदर जो होता है कि जो रिलेशनल डेटाबेस हैं, जो हम जिस तरह से हम भी डिस्कस करेंगे, ये टेबल बेस होते हैं ना। इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हम एक एंटिटी के लिए एक टेबल जो है वो बनाते हैं। हमारा जो एक रूल होता है, सिंपल सा रूल है, वो ये है कि एक एंटिटी को एक हम टेबल से, एंटिटी कौन सी हो सकती है, एक स्टूडेंट जो है वो एक एंटिटी हो सकती है, एक कस्टमर जो है वो भी एक एंटिटी है, इसी तरह से एक ऑर्डर जो है वो भी एक एंटिटी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एंटिटी है। कोई प्रॉपर्टी है, वो घर है, वो भी एक एंटिटी है। तो उसके लिए एक टेबल जो है वो बनेगा। उसकी बजाय ये जो नो सीक्वल अप्रोचेज हैं, ये एक्चुअली क्या करती हैं कि ये डाटा को जो है वो उसके लिए जो है वो यूज़ करती हैं कि उसमें हमारे पास जो है जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स होंगी, और उसके अलावा हम की वैल्यू पेयर उसको हम यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हैशिंग की जो है ना वो हैशिंग की एक फॉर्म है कि की वैल्यू जो है ना आपके पास एक की होनी चाहिए, फिर उससे आप उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है ना आप वैल्यू जो है वो लोकेट कर सकते हैं। और इसमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं, जैसे कि ग्राफ्स हैं। अगर आपने उसको सॉरी अगर आपने वो अपने उसको डेटाबेस में जिस तरह से कि आपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है, और उस एक्सेस को फास्टर करने के लिए हम क्या करते हैं कि ग्राफ सर्च वगैरह जो है ये जो है वो हम उसको जो है वो यूज़ करते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा ये है कि बहुत सारा जो डाटा है, अब जो डाटा इमर्ज हो रहा है, खास तौर पे ये जो हमने जैसे बिग डाटा की बात की है, तो ये जो डाटा है ना ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है। इसकी ये बहुत बहुत सॉरी, ये जो है ना उसमें क्लटरिंग होगी, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इसे। तो ये जो हम जिस डाटा की बात करेंगे ना, ये मैं आपको पहले इस चीज़ के बारे में जो बता रहा हूँ कि हम ये जूम करेंगे, जो डाटा है ना वो हमारा स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर डाटा के मतलब उसका ये है कि जैसे अगर आप एक स्टूडेंट की बात करते हैं, तो स्टूडेंट के आपके उसके बारे में आपको पता है कि हु इज़ अ स्टूडेंट। उसकी क्या है कि उसकी एक आईडी होती है, उसका एक लास्ट नेम होता है, उसका एक फर्स्ट नेम होता है, और इसी तरह से उसका जो है वो एड्रेस होगा, उसका उसका कुछ सिटी होगा। ये सारी चीज़ें हमें जो है उसके दलील पता है। तो हम इसको कहते थे दिस इज स्ट्रक्चर्ड डाटा। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है ना, इसके ऑपोजिट हमारे पास एक ऐसी अप्रोच है जिसको कि हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो है वो कहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की सबसे बड़ी एग्जांपल क्या हो सकती है कि एक इमेज है, इंटरनेट के ऊपर इमेज, और उसमें क्या है कि अभी इमेज है, एक बंदा कहता है कि ये जो है ना ये गोल्डन गेट का गोल्डन गेट है, ये उसका इमेज है। दूसरा बंदा कहता है नहीं, ये जो है ना ये कोई ब्रिज है चाइना में, ये उसकी उसकी जो है ना वो उसकी फोटो है। तीसरा बंदा कहता है कि ये जो रावी का पुल है ना ये उसकी फोटो है। तो इस तरह से जो है ना वो डिफरेंट लोग जो है ना, अगर आपने अक्सर जो फेसबुक वगैरह पे देखा होगा कि वहाँ पे बाज़ औक़ात किसी सिटी को, बहुत खूबसूरत सा सिटी है, तो वो उसका कह रहे होंगे ये फलां सिटी है। तो इस तरह से कोई उसके मतलब आप क्लियरली नहीं कह सकते कि व्हाट इज दिस। या कोई वीडियो है तो वीडियो के मतलब जो होंगे कि ये किस किस डज पर्सन दैट की मीन वीडियो कि है, जो किस चीज़ के बारे में। स्ट्रक्चर डाटा होता है, डज हाँ, दैट वो मीन कि जो ऑर्गेनाइज होते स्ट्रक्चर हैं डाटा होता वो। है वो मतलब
उसके पैरामीटर्स प्रेडिक्टेबल होते हैं, नहीं मतलब उसके पैरामीटर सारे डिफाइंड होते हैं डिफाइंड होते हैं, हाँ जी, पहले से डिफाइंड होते हैं। और आप कर सकते हैं ना, आप उसको कर सकते हैं ना, मतलब अब ये इस तरह से ही कि अनस्ट्रक्चर्ड इसमें व्यू ये है, चीजें होंगी ऑलरेडी, क्योंकि इसके जो ये कंटेंट्स है ना, डिफाइंड इसके जो कंटेंट्स है, हैं, इस ये इस इमेज के जो डिफाइंड। कंटेंट्स है, इस इमेज के जो कंटेंट्स हैं वो आप नहीं बता सकते कि इसके अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड दिस इमेज। तो अब ये आस्ते आस्ते टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं, खासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो प्रोग्रेस हो रही है उसकी वजह से पॉसिबल है कि आप जो है ना क्या कर सकते हैं कि इस इमेज को देख सकते हैं। खासतौर पे आप पीपल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या कुछ प्लेसेस है, प्लेसेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उससे आप क्या कर सकते हैं कि उस टेक्निक को हम बोलते हैं कि आप एनोटेशंस कर सकते हैं, एनोटेशन या टैग्स जो है ना वो लगा सकते हैं, क्योंकि वो इटसेल्फ जो पिक्चर है कंप्यूटर के लिए तो वो सिर्फ बिट्स हैं, उसके लिए उसको तो नहीं पता है कि ये कलर है, ये क्या है, उसके लिए तो वो बिट्स हैं। ये तो हम जब उसको उसको देखते हैं स्क्रीन पर तो फिर हम कहते हैं कि ये इमेज क्या है, किस चीज़ के बारे में। तो अगर कंप्यूटर को अगर आपने कुछ उसको उसके बारे में बताना है तो आप इन एनोटेशंस या ये जो टैग्स है उसके थ्रू जो है वो बताएंगे। तो एक तो तरीका ये है कि आप उसको मैन्युअली टैग करें, मैन्युअली टैगिंग करना जो है वो तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो उस सूरत में क्या होता है कि जो डाटा जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड रहता है। दूसरा ये है कि उसकी ऑटोमेटिक जो है ना वो टैगिंग करे, लेकिन ऑटोमेटिक टैगिंग टेक्निक्स भी इतनी परफेक्ट नहीं है, वो भी गलत टैग्स जो है उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो उस सिनेरियो में कि जब आपका डाटा अनस्ट्रक्चर्ड है तो फिर बेहतर है कि आप क्या करें कि आप जो है ना वो जो नो सीक्वल है उनको जो है वो उनको यूज़ करें। तो ये जस्ट मैं आपको ये बता रहा था कि ये क्योंकि मेरे नहीं ख्याल कि हम ड्यूरिंग दिस कोर्स हम इसको शायद दोबारा डिस्कस करेंगे, तो इस वजह से फिर थोड़ा सा इसको जो है वो मैंने डिटेल में बता दिया। और ये एक अल्टरनेट अप्रोच है जो हमारी रिलेशन है जो है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करेंगे जो हम डील कर रहे होंगे, मेरे ख्याल में आप भी बहुत सारे केसेस में अपने अर्ली कैरियर्स में जो है वो ज़्यादा जो है वो आप जो सीक्वल बेस्ड डेटाबेसेस हैं उन्हीं उन्हीं के साथ ही काम कर रहे होंगे, क्योंकि इतनी जल्दी तो वो ख़त्म होने वाले हैं नहीं है। और ये जो अगर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी तो ये आस्ते आस्ते ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ये एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये नहीं हो सकती। ये भी इसके अंदर जो है एक बात है। अच्छा, उसके अलावा ये जो लास्ट पॉइंट था ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें यह है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा नाउ resides on the cloud, which means it is in huge data centers using thousands of machine। तो क्लाउड की जो टर्म है ये अमेजोन एक कंपनी है, ये उसने जो है ना आप कहने के यूज़ करना शुरू की थी। तो एक्चुअली अमेजोन जो है ना ये एक आप कहने के ऑनलाइन रिटेलर है, जो कि जिस तरह से ऑनलाइन जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो दराज अब जिस तरह से अब इमर्ज हो रहा है, तो आप कह लें कि ये दराज जो है वो पाकिस्तान का अमेजोन है, काइंड ऑफ एक अर्ली स्टेजेस में आप उसको कह सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज में ये यूज़ हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े सर्वर्स जो है ना उनको कहते हैं सर्वर फॉर्म्स कहते हैं उसको, सर्वर फॉर्म्स जो है ना इन्होंने बनाए जहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। अच्छा, वहाँ पे ये अपना सारा डाटा वगैरह स्टोर करते थे, लेकिन उन्होंने फील किया है कि ये जो इतना जो उन्होंने ये कंप्यूटिंग फैसिलिटीज बनाई है तो ये यूज़ नहीं होती, ये बहुत रेयर होता है कि ये अपने फुल पोटेंशियल में जो यूज़ होती है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको रेंट आउट कर देते हैं। वो सारा रेंट आउट का जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया उसको उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो कह दिया। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लोगों को सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड की। अगर आपको स्टोरेज चाहिए तो वो ले सकते हैं, अगर आपने कंप्यूटेशन पावर आपको चाहिए तो वो ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है ना काफ़ी उसके वेरिएशन हैं कि उसमें एक होता है कि IaaS उसको कहते हैं कि इंटरनेट एज अ सर्विस, और फिर सास कहते हैं उसको, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इस तरह से उसके 3-4 उसके वेरिएंट्स जो हैं वो होते हैं। तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आपको सिर्फ एक आप कहने के आपके पास सिर्फ कंप्यूटर है, आपको सर्वर रखने की जरूरत नहीं, आपका सारा डाटा जो है इस क्लाउड पे पड़ा होगा। क्लाउड का मतलब है कि जो अमेजोन के सर्वर है या इस तरह की जो कंपनीज है उसके सर्वर पे पड़ा होगा। और फिर आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ से उसको जो है वो कंपनी को पे करके जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो भी रिडायरेक्ट हो रहे होंगे उसी क्लाउड पे जो है वो रिडायरेक्ट हो रहे होंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग रिसेंटली काफ़ी ये पॉपुलर हुई है। और बहुत सारे जो जैसे जो मोबाइल कंपनीज हैं, कुछ मोबाइल कंपनीज जो हैं वो अपने
जो क्लाइंट्स हैं उनको ऑफर करती हैं कि आप अपना जो डाटा है वो क्लाउड पे बैकअप कर लें। आई थिंक किसी के पास अगर आईफोन है तो वो मुझे कंफर्म कर सकता है कि इनका भी जो है वो जो डाटा है वो बैकअप करने के वो क्लाउड पे बैकअप होता है। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, हो जाता है, जी उसके आईडी में सेव हो जाता है डाटा। जी। आई क्लाउड में डाटा सेव हो जाता है, फिर आप लैपटॉप में भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ जी, वो आई क्लाउड उसको कहते हैं ना, आई जी क्लाउड में उसको जो है वो आप उसको बैकअप कर सकते हैं। इस तरह से सैमसंग और हुआवे वगैरह जो है ये कंपनीज भी जो है वो ऑफर करती हैं कि उनका जो डाटा है वो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको वो लॉग इन कहती हैं वो ले लें और वो कुछ जो डाटा है वो क्लाउड पे अपना जो है वो बैकअप कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर अनदर थिंग जो कि काफ़ी जो है वो आप कह लें कि पॉपुलर हो रही है। अच्छा अच्छा, बिग डाटा क्या है उसकी जो है थोड़ी सी हमने बात की थी कि बिग डाटा इज हाई वॉल्यूम हाई वेलोसिटी और हाई वैरायटी इंफॉर्मेशन सेट दैट रिक्वायर्स न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग टू enable enhanced decision making, insight discovery and प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें जो है ना बाज़ औक़ात कहते हैं कि जी इसके जो है ना वो आई थिंक 4 या सर 5 ये जो वीज़ हैं। क्लाउड पे डाटा पड़ा होता है इसको जी जी। मैनेज तो पीछे कंप्यूटर्स ही कर रहे होते हैं ना, मतलब लेकिन वो कंपनी के कंप्यूटर नहीं होते वो जो कंपनी है ना उसके कंप्यूटर्स जो है वो नहीं होते। मतलब जो वो जो इसका आप कह लें कि जो बेसिक इसके वो ये है कि जो कंपनी है वो अपनी सारी कंपटीशन जो वो रेंट पे लेती है। मतलब उसको जो भी कंपटीशन पावर चाहिए वो इस तरह से करेंगे कि अपनी जो भी एप्लीकेशन है वो अमेजोन के सर्वर पे जो है वो वहाँ पे रख देंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जो भी प्रोसेसिंग होनी है जो जो भी लोगों ने एक्सेस करना है जो भी क्लाइंट ने एक्सेस करना है वो फिर कंपनी का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता। वो सारी सर्विसेज उनको अमेजोन प्रोवाइड कर रही होती है। तो आप ना ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपको कि कितनी कितनी जो है ना वो आपको स्टोरेज चाहिए, आपको कितने स्टोरेज चाहिए, आपके क्लाइंट्स कितने, एस्टिमेटेड क्लाइंट्स कितने हैं, आप उतनी उतनी उनको जो है ना एक्सेस उनसे कह सकते हैं कि इतनी एक्सेस जो है ना वो हमें दे दें। तो इस तरह से आपका फिर उसमें मेंटेनेंस में या उसमें जो है ना अम, वो रोल जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। उसमें जो है जो उसमें उसमें जो मेन रोल जो है वो रह जाता है। वो वो जो है ना फिर ये सारी अमेजोन जो है ना वही आपको सर्विसेज दे रहा होता है और जो आप हैं आप एज अ कंपनी इसको अमेजोन को पे कर रहे होते हैं उन सर्विसेज के लिए। तो वो उससे ये होता है कि काफ़ी आपका आप कह लें कि आपकी जो आपको सिर्फ एक ऑफिस डेवलप करना है दैट्स इट। उसके बाद भी सारा काम जो है वो अमेजोन ने करना है उसमें आपका और उसकी पूरी एक कह लें कि AWS उसको कहते हैं अमेजोन वेब सर्विसेज। उसका पूरा आप कह लें कि एक प्रोफेशनल ट्रैक है। इसमें सर्टिफिकेशन होती हैं इसमें और इसमें डेवलपमेंट होती है। इसमें क्लाउड एप्स जो हैं वो आप डेवलप करते हैं और पाकिस्तान में भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि ये क्लाउड एप्स जो हैं वो बना रही हैं। तो वो उसमें ये होता है कि वो सर्टिफिकेशन उनकी इनकी अपनी API है जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। तो उसके ज़रिए जो है ना ये आप क्लाउड एप्स डेवलप करते हैं और फिर जो है फिर आप वो जो कंपनी है वो इनके अमेजोन की सर्विसेज को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसके बिग डाटा की बात कर रहे थे। इसके ना 5 V's इसमें इसके कहे जाते हैं 5 V's। उसमें जो पहला वी है ना उसमें है वॉल्यूम है। वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा होता है डाटा। उसके बाद ये है कि वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब ये है कि वो डाटा की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी अगर आप जीबीज में काउंट करें तो हंड्रेड्स ऑफ जीबी डाटा जो है पर सेकंड में जो है वो इंटरनेट पे अपलोड हो रहा था। फिर ये है कि वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स में है। यानी कि उसमें वीडियोस भी हैं उसमें इमेजेस भी हैं उसमें वॉइस भी है उसमें टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं। तो इस तरह से है उसमें। फिर उसमें आ जाती है जी वेरासिटी आ जाती है और उसके अलावा आ जाती है कि वैल्यू आ जाती है। तो ये इसको जो है ना वो 5 V's जो है ना वो उसको जो है वो हम उसको जो है वो हम कहते हैं। अच्छा तो इसमें इसमें जो है ना वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उसमें जिस तरह से हमने बात की कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होगा। वेलोसिटी का मतलब यह है कि बहुत स्पीड से ग्रोथ होती है इसकी
और फिर ये है कि वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स में होता है। वेरासिटी का मतलब ये होता है कि उसकी क्वालिटी जो है वो क्या है, किस टाइप का स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड है, क्लीन है। और वैल्यू जो है वो ये है कि इसको आप किस तरह से जो है वो आप किसी बेनिफिट के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसकी एक एग्जांपल है कि ये जो बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज हैं जैसे फेसबुक है, तो ये एक्चुअली क्या करते हैं कि ये जो अपने यूजर्स का डाटा है ये डिफरेंट कंपनीज को सेल करते हैं। अब ये चीज़ जो है सीक्रेट नहीं है। किसी ज़माने में लोग समझ रहे थे कि शायद ये एक मतलब मिथ है या ये वैसी एक बात कर रहे हैं, लेकिन अब ये चीज़ प्रूव हो चुकी हुई है कि फेसबुक वगैरह और गूगल, यूट्यूब और इस तरह की जो कंपनीज हैं, ये जो यूज़र का डाटा है ये सेल करती हैं। फर्ज करें कि उसको किस तरह से है कि आप अक्सर आप जब फेसबुक यूज़ करते हैं तो उसमें देखें कि आपको बहुत सारी एड्स आ रही होती है, और अक्सर जो एड कस्टमाइज एड्स होती हैं। जैसे आपको जो एड्स, अगर आप पाकिस्तान से लॉगिन हुए हुए हैं या अगर आपने अपना रीजन पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो फिर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की एड्स जो हैं वो आपको आ रही होंगी। तो इस तरह से जो है ना वो क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि वो ये सारा डाटा और आप किस तरह की प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं ये वो, और इवन ये होता है कि ये आपके ब्राउज़र जो है वो पता नहीं मैं तो फेसबुक काफ़ी अर्सा हो गया मैंने यूज़ नहीं की, क्योंकि मैं थोड़ा सा डर गया था उससे। उसमें अक्सर ये होता था कि अगर आप कोई गूगल पे अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं ना, कुछ चीज़ आपने सर्च की है, तो जब आपने नेक्स्ट टाइम फेसबुक खोल लिया तो वो क्या होता था कि उसी से मुतलिक एड्स आ रही होती थी। एक दो दफ़ा तो मैंने इग्नोर किया, फिर मैंने एक पोस्ट पढ़ी कहीं पे फेसबुक पे, मैंने पोस्ट पढ़ी कि ये जो फेसबुक है ये आपके जो ब्राउज़र का डाटा है ये इसको रीड करते हैं बाकायदा। तब आप उस पर लॉग इन करते हैं तो वो सारा डाटा जो है वो उसको उसको वो रीड कर रहे होते हैं। तो फिर उसको जो है वो करके तो फिर उसके बाद अपनी जो उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है उसको कस्टमाइज करते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे कंट्रोल में होता है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट ऑन हुआ होता है, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं सारा कुछ, वो बताते वो मेरे नहीं है। ख्याल में जब शोर ज्यादा कुछ और मचाया तो फिर उन्होंने इस चीज को ऑफर कर दिया कि आप करें, लेकिन फिर भी वो कुछ ना हाँ, कुछ जब वो केस चला था, प्रोपर कोर्ट पे केस हाँ चला था, तो जी, फिर उसके बाद गवर्नर ने फिर बता उन्होंने कहा दिया है कि जी आप कर सकते हैं और ये है वो है। लेकिन काफी अर्से तक तो ये इस तरह से करते रहे ना कि यूजर को पता नहीं होता कि उसका जो है ना वो कौन कौन सा डाटा जो है ना ये उसको कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं। था। इवन वॉइस असिस्टेंट भी कैप्चर करता है, हम जो बातें कर रहे होते हैं अक्सर वो भी आ जाता है हाँ जी, उसमें। बातें कर रहे हैं वो भी। और मैंने इस तरह से इसकी जो ऐप थी वो मैंने अनइंस्टॉल कर दी थी। मुझे तकरीबन अब ऑलमोस्ट 3 to 4 years हो गए मैं फेसबुक यूज नहीं कर रहा। 3 years तो हो गए, कंफर्म हो गए, 3 years से ज्यादा ही हो गए होंगे। उसकी फेसबुक मेन की बाकी रीजन ये प्रोडक्ट्स भी तो यूज हो रही है ना, व्हाट्सएप है वो भी फेसबुक के प्रोडक्ट है, इंस्टाग्राम सारा कुछ, तो अब उसे नहीं, अलग नहीं रहे। वो तो है, वो तो है, लेकिन वो फेसबुक से ज्यादा एक तरह खौफजदा कह रहे हैं ना कि उससे था। ये तो डेफिनेटली ये बात है कि आप बहुत मुश्किल है इस चीज को करना। एक ही हल है कि आप जो है ना वो टोटली ऑफ द ग्रिड हो जाए, तो फिर वही वही सोल्यूशन है। उसके अलावा जो है ना वो कोई और सोल्यूशन जो है वो नहीं है उसका। एग्जैक्टली, वो एडवर्ड स्नोडन ने तो यही किया था, वो जो जिसने ये सारा स्टार्ट किया था सारा कुछ। अब वो रशिया में हाँ असाइलम जी, लिया हुआ उसने, तो वो तो हाँ जी। टोटली ऑफ द ग्रिड हो गया था। एक एक जो है ना वो एक विल स्मिथ की एक मूवी है, मुझे उसका नाम जो है ना वो जेन से निकल गया है। अ, उसका नाम मुझे नहीं जेन में आ रहा। उसमें भी ये चीज़ दिखाई गई है कि कि अगर आप कभी भी ज़रा सा भी जो है ना कहीं पे भी आप कोई भी इस तरह की कोई सर्विस यूज़ कर लेते हैं, फ़ोन यूज़ कर लेते हैं या कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, तो वो फ़ौरन आपका जो डाटा है ना, एनएसए है जो अम, ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका की है, तो ये फौरी तौर पे आपको जो है ना वो ट्रैक कर सकते हैं। उस मूवी में सारी ये चीज़ जो है ना वो बताइए, उसका नाम मेरे दिन से निकल गया। वो स्नोडन अच्छा, मूवी है, स्नोडन की एक मूवी है, उसमें भी उसने सारा बताया था नहीं, कैसे। स्नोडन से पहले की है, ये काफ़ी पुरानी मूवी है, ये कभी नई नहीं है। ये काफ़ी जो है ना ये पुरानी मूवी है। अच्छा, इसमें बॉटम लाइन क्या है ना, एनी डाटा दैट एक्सीड्स आवर करंट कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग एनिमी कैन ऑफ बी द यूज्ड स्टेट टू नाम है। है। एनिमी ऑफ द स्टेट, याद आ गया। हाँ, एनिमी ऑफ द स्टेट, एनिमी ऑफ द स्टेट, राइट राइट। काफ़ी अच्छी मूवी है, मैंने बहुत पहले देखी थी तो मुझे बड़ा मज़ा आया था। अच्छा, तो बिग बिग हम इसको किससे कहते हैं? बिग डाटा बेसिकली कहते हैं कि जो हमारी अम, जो करंट टेक्निक्स है, जो जो हम यूज़ करते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, तो वो जो है ना वो इसके लिए ना काफ़ी है। उसके लिए आपको स्पेशल टेक्निक्स की जो है वो ज़रूरत है। जैसे आजकल आपने जो है ना डीप लर्निंग का नाम जो है ना वो सुन रहे होंगे।
डीप लर्निंग बेसिकली न्यूरल नेटवर्क बेस्ड एक टेक्निक है, उसको थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट तरीके से उसको जो है ना वो किया हुआ है। तो उसके ज़रिए जो है ना वो आप कह लें कि ये जो हमने वैल्यू की बात की थी ना, कि उसको आप अपने अपने किसी बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये बिजनेस इंटेलिजेंस का जो है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की टेक्निक्स जो है ना वो इसके लिए चाहिए। आम जो जो सिंपल जो मैकेनिज्म है या सिंपल जो टेक्निक्स है वो इसमें जो है ना वो यूज़ जो है नहीं, इस वजह से इसको क्या कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं दिस इज अ बिग डेटा। अच्छा, ये जो है ना वो थोड़ा सा और एक दो चीज़ें थी इसमें, के बहरहाल ये मैं आपको बता चुका हूँ। वेरासिटी, ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डाटा और वैल्यू होगी कि जी जो इसको कैसे आप अपने किसी इसके अंदर कोई वैल्यू भी है, इसको आप किसी अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, तो उसमें क्या है कि इसकी जो क्या एग्जांपल्स क्या हैं, गवर्नमेंट्स के पास बहुत ज़्यादा डाटा है, फिर प्राइवेट सेक्टर में जो है ना वो जैसे वॉलमार्ट है, फेसबुक है, ये सारा जो है ना ये सारी बिग डाटा के कहने के एग्जांपल्स हैं। वॉलमार्ट्स हैंडल मोर देन 1 million customer transaction every hour, which is imported into database estimated to contain more than 2.5 petabytes of data. Facebook handle 40 billion photos from its user base. Falcon carried fraud detection system protects 2.1 billion active accounts worldwide. Science में क्या है कि large synoptic survey telescope will generate 140 terabyte of data every 5 days. And biomedical computation like decoding human genome and personalized medicine. तो ये सारी जो है ना डिफरेंट एग्जांपल हैं बिग डाटा की। तो इनके लिए ज़ाहिर सी बात है कि फिर हमें बहुत ये जिस तरह से अभी ये बात कर रहे हैं कि 1 million कस्टमर हैंडल कर रहा है और फिर वो 1 million कस्टमर जो है उनका सबका डाटा जो है वो उनके डाटाबेस में स्टोर हो रहा है, फिर डेली की बेसिस पे ये ग्रो कर रहा है, तो इट्स क्वाइट ह्यूज। ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ डाटा में अगर हम बात करें तो 4 उसमें जो है उसमें एज है। उसमें क्या है कि जी पहला जो है उसमें ए है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक्विजिशन, डाटा एक्विजिशन, एग्रीगेशन, एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो जब डाटा मोस्टली जब एक्वायर करते हैं आप तो वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, फिर आप उसको किसी ना किसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाते हैं या सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाते हैं, फिर उसका कुछ ना कुछ जो है वो एनालिसिस करते हैं, तो आपको कुछ उससे नॉलेज मिलता है या इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है, और फिर उसको आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जो है फिर कुछ ना फिर मज़ीद आपको डाटा मिलता है, उसको फिर मज़ीद डाटा को एक्वायर करते हैं, फिर उसको एग्रीगेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर इस तरह से साइकिल जो है ये चलता रहता है। ठीक है, ये कंप्यूटेशनल व्यू की बात की है बिग डाटा की, कि डाटा विजुअलाइजेशन है, और इसमें ये यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें इस पॉइंट से, तो सबसे पहले डाटा स्टोर होता है, फिर उसकी फॉर्मेटिंग और क्लीनिंग होती है, कुछ उसमें टेक्निक्स यूज़ किया जाते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और फिर उसको जो है वो डाटा एक्सेस और ये डाटा विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि विजुअलाइज करने से जो है वो बहुत बड़ा जो अमाउंट जो डाटा है उसको आप इजीली देख सकते हैं, कि ट्रेंड्स को देख, जैसे ट्रेंड्स आप देखते हैं ना कि बाइंग ट्रेंड्स हैं या इस तरह के ट्रेंड्स जो है ना उसको आप चेक जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इंटीग्रेशन, डाटा यहाँ से इंटीग्रेशन और फिर जो है उसका एनालिसिस करके भी आप उसकी विजुअलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो क्या है कि क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन जैसे फेसबुक वगैरह हैं, और उसको स्टोर करते हैं यूजिंग इंफॉर्मेशन थ्योरी, फिर उनकी फॉर्मेटिंग करते हैं यूजिंग सिंगुलर प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए उसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं, फिर डाटा वेयर हाउसिंग, जब उसको जहाँ पे सबको इंटीग्रेट करते हैं, डाटा माइनिंग यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए, मशीन लर्निंग डाटा माइनिंग यूज़ करते हैं उसको एनालिसिस के लिए, और इसी तरह से जो है वो कंप्यूटर विजन, स्पीच रिकग्निशन, तो ये डिफरेंट अप्रोचेज हैं, ये एक्चुअली इटसेल्फ फील्ड्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें के जो है वो काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे ही हम HCI की बात करते हैं, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, तो ये मेनली इस तरह से डील करती है कि कंप्यूटर के साथ जो किस तरह से जो है वो कम्युनिकेट करना है, कि बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स हम उसमें कर सकें, क्योंकि ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल डिफरेंट है, कंप्यूटर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो टोटली डिफरेंट है उसमें जो है वो, तो उसमें हम किस तरह से ज़्यादा जो है
वो हम आप कह लें कि कोहेरेंस या आप कह सकते हैं कि किस तरह से जो है ना वो हम उसमें उसके उसके उसमें ज़्यादा उसको इफेक्टिव जो है उस कम्युनिकेशन को जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, ये कुछ थी, ये हमने खैर वैसे जो है वो बात कर ली हुई है। अब हम बिग डाटा से वापस जो है वो अपने नॉर्मल की तरफ जो है वो आ रहे हैं। तो डेटाबेस की हमने बात कर ली थी, डाटा की बात कर ली थी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर ली थी, और डेटाबेस सिस्टम्स की जो है वो बात कर ली थी। ये ऑलरेडी जो है वो हमने कर ली थी। तो उसके अलावा क्या है कि कौन कौन से जो सेक्टर्स है हमारी डेली लाइफ के वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो उसमें बिजनेसेस में है बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग। सर्विसेज इंडस्ट्रीज में आ जाता है फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, लीगल, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, स्मॉल बिजनेस। एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स वगैरह आ जाते हैं। मोर रिसेंटली सोशल नेटवर्क्स, इन्वायरमेंटल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन, मेडिसिन एंड जेनेटिक्स, और पर्सनलाइज एप्लीकेशन जो आपकी मोबाइल डिवाइसेस पे उसमें जो है इसको यूज़ किया जा रहा है। तो इसका जो हमने बात की थी कि हमने एक आगे चल के हम इसको जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसके जो है वो थ्री थ्री टायर आर्किटेक्चर जो है वो हम उसको कहते हैं। उसके 3 लेवल्स होते हैं। इसका एक फिजिकल लेवल है, लॉजिकल लेवल है, और इसको आप कह सकते हैं कि यूज़र लेवल है। तो अब इसमें ये मैपिंग होती है फ्रॉम यूज़र टू लॉजिकल, और लॉजिकल से फिजिकल में होती है। लॉजिकल इसका 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 फ़ायदा क्या होता है कि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम इंडिपेंडेंस जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि जिस तरह से आप कह सकते हैं कि फिजिकली डाटा किस तरह से स्टोर हो रहा है, इससे यूज़र को कोई कंसर्न जो है ना वो नहीं होना चाहिए। तो अब वो उसमें क्या है कि उसको सिर्फ एक डाटा चाहिए, उसको डाटा जब वो रिक्वेस्ट करे उसको मिल जाए, दैट्स इट, बस। अब वो किस तरह से स्टोर हुआ था, किस तरह से रिट्रीव हुआ है, एक हार्ड डिस्क पे था, 2 हार्ड डिस्क पे था, एक सिस्टम पे था कि 2 सिस्टम पे था, इससे उसका कोई कंसर्न जो है वो नहीं है। तो इसमें जो मैपिंग होती है उसके दरमियान में हमने इसके दरमियान में हमने ये लॉजिकल व्यू रखा हुआ है। इस लॉजिकल व्यू का क्या पर्पस होता है कि ये यूज़र के हिसाब से जो डाटा प्रेजेंट करता है, और फिजिकल व्यू को उसके हिसाब से, जो कि फिजिकली जिस तरह से डाटा उसके साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये जो मैपिंग है फ्रॉम यूज़र व्यू टू, इसके लिए जो है ना ये दरमियान में जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसमें इसमें मज़ीद क्या है कि इसमें व्यू लेवल जो है वो क्या है, व्हाट एप्लीकेशन प्रोग्राम सी व्यूज कैन आल्सो हाइड इंफॉर्मेशन सच एज इंस्ट्रक्शन सैलरी फ्रॉम सिक्योरिटी पर्पस। तो व्यूज का मैंने आपको ये बताया था कि ये व्यूज बेसिकली क्या होते हैं कि दीज आर वर्चुअल टेबल्स, इनको आप कह सकते हैं, दीज आर वर्चुअल टेबल्स। और ये जो टेबल्स हैं, ये जो आप क्यूरी जब कोई भी लिखते हैं तो उस क्यूरी के नतीजे में जो है वो वो आप कह सकते हैं कि उसके में जनरेट होते हैं। और ये जो इनमें व्यूज में जो डाटा है वो एक टेबल से भी आ सकता है, एक से ज़्यादा टेबल पे भी आ सकता है। तो उसमें फिर ये है कि आपको उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम है कि वो ये देखता है कि यूज़र को क्या दिखाना है, और उसको उसकी प्रिविलेज के हिसाब से उसको उसने डाटा दिखाना है। ज़रूरी नहीं कि वो जो है ना उसको जो मांगे उसको दिखाना है। तो उसमें प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होती है, फिर उसके बाद जो है उसको डाटा दिखाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद ये हमारा लॉजिकल व्यू आ जाता है। लॉजिकल व्यू में जो है वो इस तरह से जो है, एक आप कहने के जस्टिस के इस तरह से डाटा जो है वो स्टोर किया हुआ है कि टाइप, इंस्ट्रक्टर, रिकॉर्ड, आईडी, स्ट्रिंग, नेम, स्ट्रिंग। और ये उसका एक हमने किस इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड डाटा किस तरह से हमने स्टोर किया हुआ है। वो जो फिजिकल व्यू आ जाता है कि ये फिजिकली किस तरह से किस फॉर्म में जो है वो स्टोर है, किस किस डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके हमने इसको जो है वो हमने इसको स्टोर किया हुआ है। ठीक है। ये हम डायग्राम जो है वो हम पहले भी देख चुके हुए हैं, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सबसे टॉप पे जो है ना ये यूजर्स हैं या प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं। उसके बाद हम डेटाबेस सिस्टम की बाउंड्री में इंटर हो जाते हैं जिसमें कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इटसेल्फ है, और फाइनली आपका डाटा है। तो ये जिसकी हमने लॉजिकल व्यू की बात की थी ना, वो सारा जो है ये डीबीएमएस आपका जो है ये कंट्रोल कर होता है। जो यूज़र की रिक्वेस्ट से लेकर उसकी उसको किस तरह से मैप करते हैं कि वो फिजिकली डाटा अपने रिट्रीव करना है, उसके इंडेक्सेस जनरेट करने हैं, जो भी करना है,
वो सारा काम ये DBMS का। ये सॉफ्टवेयर क्या होगा, लाइक कोडिंग होगी कोई या कोई प्रॉपर आप सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर है, ऑफ कोर्स ये सॉफ्टवेयर है, ये आपने नहीं करना काम, आपका ये काम नहीं है। आपका सिर्फ काम जो है ना वो ये है कि डेटाबेस डिजाइन के हद तक आपका काम है। बाकी ये किस तरह से काम करें, दिस इज टोटली, ये आपका कंसर्न जो है वो नहीं है। ओके। आप बस उसको डिजाइन करके डेटाबेस दे दें और बाद में फिर जो है वो खुद ही मैनेज करेगा कि उसको किस तरह से स्टोर करना है और जो यूजर की क्यूरीज आ रही हैं उसको किस तरह से हैंडल करना है, दैट्स इट। बाकी किसी चीज से आपका कोई कंसर्न जो है वो नहीं है। ओके। ठीक है। और इसी तरह से जो है इसकी ये थोड़ा डिटेल है, इसको आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा एक डिटेल व्यू है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आपने जाहिर सी बात है कि इसको पढ़ना है आगे जाके, तो मे बी एट दिस पॉइंट ये आपको आप कहने के इतना इतना क्लियरली आपको नहीं समझ लगे, लेकिन हम जाहिर सी बात है कि इसको डिटेल से जाके जो है वो हम इसको देखेंगे कि इसको हमने पढ़ना है हमने। जैसे यहाँ पे बात की DDL स्टेटमेंट, ये यूजर्स हैं, यहाँ पे आप देखेंगे टॉप लेयर है बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यूजर्स हैं, तो उसमें DBA स्टाफ है, तो ये जो DDL स्टैंड्स फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो इसके जरिए आप क्यूरी जनरेट कर सकते हैं जिससे आप अपने डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है या मैनेजमेंट है उसको उसकी हैंडलिंग जो कर सकते हैं। फिर ये DDL कंपाइलर है और यहाँ पे देखेंगे डाटा डिक्शनरी, यहाँ पे एक एक्चुअली जो मेटा डाटा या डाटा अबाउट डाटा स्टोर होता है वो यहाँ पे इधर इधर उसकी हैंडलिंग हो रही थी। फिर उसके बाद ये प्रिविलेज कमांड्स हैं यहाँ पे आगे। जाहिर बात है कि दिस ये जो DBA है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन इसको आप कह सकते हैं, तो उनको उनको उनकी प्रिविलेज जो है वो आम यूज़र से ज़्यादा होती है। फिर ये कैजुअल यूज़र है जो कि आम यूज़र है, ये क्यूरीज के ज़रिए जो है ना क्यूरीज के ज़रिए जो है ना ये डेटाबेस के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। तो जब ये क्यूरीज रहते हैं हमारे पास एक क्यूरी कंपाइलर होता है, क्यूरी ऑप्टिमाइजर होता है, और वो जो है वो फिर आगे जो है वो DBMS को जो है वो क्यूरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, वो कंपाइल प्री कंपाइल होते हैं। फिर ये डाटा, ये DML स्टैंड्स फॉर डाटा मैनिपुलेशन जो है वो लैंग्वेज। तो इस तरह से आपके ये होस्ट लैंग्वेज कंपाइलर है, जाहिर बात है जो जिस लैंग्वेज में आपने अपना एप्लीकेशन प्रोग्राम वो उसकी प्रोग्रामिंग की हुई है, तो उसको जो है ना फिर कंपाइल करना उसकी। और इसी तरह से पैरामीट्रिक यूजर्स हैं। अच्छा, ये सारे जो हैं ये आ गए यहाँ पे इकट्ठे हो गए, और यहाँ पे आ गया जी DBA कमांड, ये सारी आ गई, और ये हमारे पास होता है रन टाइम डेटाबेस प्रोसेसर। ठीक है। और ये जो है ना फिर आगे फर्दर जो स्टोर डेटाबेस है उससे जो भी आपको चीज़ चाहिए वो आपको करके तो इनको जो है वो रिटर्न करता है। और बाकी सारा जो ये है कि रिकॉन्करेंसी कंट्रोल, बैकअप स्टोरेज, उसके लिए ये हमारे पास मॉड्यूल्स हैं। और स्टोर डाटा मैनेजर है, तो ये जो कि इनपुट जो आपके डेटाबेस से इनपुट आउटपुट हो रही है उसको जो है वो हैंडल कर रहा होता है। ये थोड़ा सा एक आप कह लेंगे दिस इज अ डिटेल व्यू कि किस तरह से कौन जो है वो पर्सन किस तरह से जो है वो उसको डेटाबेस के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो ये भी उसी तरह से है, इसमें भी जो है वो आप कह लें कि एक थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर जो है ना वो हम जरा एक लो लेवल पे गए हैं। और मेरा ख्याल है कि इतना इतना आज काफ़ी